सुजाता अपने छोटे बेटे की शादी नताशा से करवाकर बहू बनाकर ले आती है, जो कि एक्सपेंसिव ड्रेस पहनने की आदी थी, जबकि गरीब बड़ी बहू कुमकुम सादे आचरण और सिंपल पहनावा पसंद करती थी। सुजाता बहू, अभी तक तुम्हारी जेठानी ने इस परिवार को जोड़कर रखा हुआ है, तुम भी इस मान मर्यादा को निभाओगी। जी मम्मी जी। आओ नताशा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। नताशा के अमीर माता पिता ने बिना मांगे बढ़ चढ़ कर दहेज का सामान और खास बेटी को मॉडर्न अलमारी दी थी। ये रहा तुम्हारा कमरा, तुम्हें पसंद तो आया? जेठानी जी ट्रूली सेड, मुझे ये कमरा कुछ खास पसंद नहीं आया। आई मीन टू से कि कितना कम स्पेस है, छोटी सी अलमारी में मेरे ड्रेस सेट नहीं हो पाएंगे। देवरानी जी, जगह तो बनाने से बनती है, कहो तो मैं तुम्हारे कपड़े जचा दूं। नो वे जेठानी जी, मेरी एक ड्रेस काफी एक्सपेंसिव है, खराब हो गई तो मेरे डैडी ने मुझे 10 लाख की मॉडर्न अलमीरा दहेज में दिया है, मैं कल उसे कमरे में लगवा लूंगी। जैसा तुम्हें सही लगे, मैं जाती हूँ, किसी चीज की जरूरत लगे तो बुला लेना। ओह गॉड, इस 10 किलो के हैवी लहंगे में मेरा तो दम निकल गया, फटाफट से चेंज कर लेती हूँ। नताशा लहंगा बदलकर डिजाइनर नाइटी पहनकर परफ्यूम लगाते हुए, OMG, इस डिजाइनर नाइट गाउन में मैं कितनी सेक्सी और हॉट लग रही हूँ, आज तो अभिषेक मुझ पर फ्लैट हो जाएगा। इसी तरह से अगली सुबह होती है। देवरानी जी तो कितने ऊंचे घर से आई हैं, उन्हें मेरा बनाया ये साड़ी ब्लाउज पसंद पड़ेगा कि नहीं। कुमकुम साड़ी लेकर अमीर बहू के कमरे में आती है, जहां वो पूरे बेड पर अपनी डिजाइनर ड्रेस को बिखेरे हुए थी। ओह गॉड, मैंने ये साड़ी स्पेशली अपनी पहली रसोई के लिए खरीदी थी और उस टेलर वाली ने मेरा ब्लाउज भी खराब कर दिया और फॉल भी नहीं लगाया है। अब तो पहनने के लिए गाउन या वन पीस ही बचा है। नताशा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? कुमकुम दीदी आइए ना प्लीज, नॉक करने की क्या जरूरत है। नताशा, वैसे तो तुम्हारे डिजाइनर ड्रेस के आगे मेरी बनाई साड़ी कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने दिल से बनाई है, तुम पहनोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। जेठानी जी, ऐसी सिंपल शार साड़ी मुझे बहुत पसंद है, मैंने पूरा मॉल छान मारा लेकिन ये कलेक्शन नहीं मिला। इसका प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज भी बहुत प्यारा है। कुछ देर में नताशा उस साड़ी को पहन लेती है, तभी उसकी माँ तेजस्विनी का वीडियो कॉल आता है। हेलो माय डार्लिंग डॉटर, कैसी हो? मामा, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लुक एट माई साड़ी, लुक, ये मेरी जेठानी जी ने मुझे दी है। तभी मैं सोचूं मेरी बेटी का टेस्ट इतना थर्ड क्लास कैसे हो सकता है। तुमने अपनी मम्मी की खरीदी डिजाइनर ड्रेस को छोड़कर अपनी 2 कौड़ी की गरीब जेठानी की साड़ी कैसे पहन ली? पर मम्मी, मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, उन्होंने बड़े दिल से ये साड़ी बनाई थी। नताशा बेटी, ये गरीब लोग जितने सीधे दिखते हैं उतने ही टेढ़ी खीर होते हैं, कहीं ऐसा ना हो ये 2 कौड़ी की साड़ी पहनने के कारण तुझे जिंदगी भर 2 जोड़ी कपड़े में ही गुजारना पड़े और वैल्यू कम हो जाए। तेजस्विनी, तुम क्यों नताशा के मन में फालतू की बातें भर रही हो उसे? हर्ष झगड़ते हुए फोन काट देता है, मगर तेजस्विनी का डाला गया फूट नताशा के मन में जलन और खटास भर देता है। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं। नताशा अभिषेक के साथ अस्पताल में आती है। नताशा, तुम सुबह से कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें नाश्ते के लिए कमरे में बुलाने गई थी। जेठानी जी, आप जब देखो CID की तरह इतनी तहकीकात क्यों करती हो? छोटी बहू कुमकुम बहू केवल पूछ ही रही थी, तुम कभी मीठे मुंह बात क्यों नहीं करती हो? अरे तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट कैसी है? माँ, मैं नताशा को लेकर रूटीन चेकअप के लिए गया था। नताशा 2 महीने प्रेग्नेंट है। क्या सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। दूधो नहाओ पूतो फलो नताशा बहू, इस खानदान का चिराग आने वाला है। कुमकुम नमाखों से कमरे में चली जाती है। कुमकुम, मेरी मानो तो एक बार टेस्ट करके देख लो, क्या पता इस बार हमारी खुशी मिल जाए। तभी सास कमरे में दाखिल होती है। अर्जुन वहाँ से उठकर चला जाता है। कुमकुम बहू, तुम दिल छोटा मत करो, भगवान तुम्हारी गोद भरेगा, देखना। मन में कोई बात है? माँ जी, पिछले 2-3 महीने से मुझे माहवारी नहीं आई। बहू, 3 महीने हो गए, तुमने अभी तक चेक नहीं किया क्या? क्या पता बच्चा ठहरा हो। कुमकुम जैसे ही टेस्ट करती है तो पॉजिटिव निकलता है और वो सास के पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। नहीं बहू, ऐसे नाजुक समय में झुकते नहीं, तुम दोनों को अपना खास ख्याल रखना होगा। देखना, मैं अपनी दोनों बहू की गोद भराई इतनी धूमधाम से करूंगी कि सब देखेंगे। इसी तरह 2-3 महीने गुजर जाते हैं और अब दोनों को 5 से 6 महीने लग जाते हैं। ओह गॉड, ये बेबी बम्प इतना ज्यादा बाहर आ गया है कि कोई भी ड्रेस नहीं आ पा रहा। अभिषेक, मुझे शॉपिंग करवा दो। नताशा, आज मेरी ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तुम माँ या भाभी के साथ चली जाना। नताशा हाई हील्स पहने हुए अपनी सास के पास नीचे आ रही होती है, तभी फिसलते हुए बचती है। आउच! नताशा बहू, संभल कर, तुम्हें 6ठा महीना चढ़ गया है, अब तो हाई हील्स पहनना छोड़ दो।
अभी कोई ऊंच नीच हो जाती तो। प्लीज मम्मी जी, अब आप स्टार्ट मत होइए, मेरे पास एक भी ढंग की ड्रेस नहीं है, मुझे शॉपिंग करना है। तभी गरीब बहू कुमकुम आ जाती है। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ थोड़े कॉटन के कपड़े खरीदने। कुमकुम बहू, अपनी देवरानी को भी साथ में ले जाओ और थोड़े ढीले कपड़े खरीदवा देना से। जी माँ। जेठानी जी आप जाइए, मुझे टाइम लग जाएगा, मैं अकेली चली जाऊंगी। नताशा, ऐसी हालत में अकेले बाजार जाओगी? साथ में चलो। ना चाहते हुए भी नताशा को कुमकुम के साथ बाजार जाना पड़ता है, जहाँ गरीब बहू एक दुकान में से कच्चे कपड़े देखती है। नमस्कार भाभी जी, बड़े दिनों बाद आई हैं। देख लीजिए, प्योर सूती का कपड़ा है। कपड़ा तो एकदम मक्खन जैसा मुलायम है, इसका प्लेन सूट बहुत अच्छा बैठेगा। ऐसा सोचकर बहू सस्ते रेट का कपड़ा खरीद लेती है। तभी अमीर बहू घमंड से कहती है, जेठानी जी मुझे ये 3rd क्लास की क्वालिटी वाला कपड़ा नहीं खरीदना, मैं अपने लिए मॉल से शॉपिंग करूंगी। नताशा, मैंने तुम्हें कहा भी नहीं कि यहाँ से कपड़े खरीदो, मुझे अपने लिए सूट सिलना था, इसलिए मैंने यहाँ से कच्चा कपड़ा लिया है। जवाब सुनकर नताशा की शक्ल बन जाती है। फिर कुमकुम उसके साथ एक महंगे से मॉल में आती है, जहाँ वो काफी खर्च करके ड्रेस खरीद कर लाती है। कुमकुम अपने हाथों से तरह तरह के कॉटन के डिजाइनर सूट बनाकर पहनती है। ये कॉटन का सूट पहनकर कितना हल्का लग रहा है, अब तो 3 महीने ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। कुमकुम ने अपने साथ साथ नताशा के लिए भी एक डिजाइनर टाइप की नाइटी सिली थी, जिसे वो लेकर आती है। नताशा, ये नाइटी मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, काफी फ्री साइज है। नो थैंक्स जेठानी जी, मुझे ये सस्ती सी कॉटन के कपड़े काटते हैं, मैं अपने लिए ड्रेसेस ले आई हूँ। देखते देखते दोनों का 9वां महीना लग जाता है, जहाँ नताशा ऑनलाइन ड्रेस देखती है। OMG, ये फिश कट गाउन कितना यूनिक डिजाइन का है, मैं तो अपने बेबी शावर में यही पहनूंगी। मम्मी जी देखिए, मैंने अपने लिए एक ऑनलाइन ड्रेस पसंद किया है, पूरी 2.5 लाख का है। नताशा बहू, ये ड्रेस तो कितनी ज्यादा चुस्त है, इसे पहनकर तुम गोद भराई में ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाओगी, पेट भी दिखेगा। मम्मी जी प्लीज, बेबी शावर मेरा है तो ड्रेस मैं अपनी चॉइस की पहनूंगी, मुझे 10 किलो का लहंगा नहीं कैरी होगा। हाँ। माँ जी, अगर नताशा को गोद भराई में ये ड्रेस पहनने का मन है तो दिलवा दीजिए। कुमकुम बहू, नताशा ने पूरे 3 लाख की महंगी ड्रेस चुनी है, गोद भराई करने में भी खर्चा लगेगा और तुझे भी तो ड्रेस दिलाना है। माँ जी, आप मेरे ड्रेस की चिंता मत कीजिए, मैं एडजस्ट कर लूंगी। सुजाता नताशा की पसंद का ड्रेस दिलवा देती है। वहीं गरीब बहू 1-1 रुपए जोड़कर रखे पैसे से कपड़े, मोती, लेस खरीद कर लाती है और ड्रेस बनाती है। फाइनली गाउन की कटिंग तो हो गई है, अब सिलाई चलाना है। काफी मेहनत से सिलकर बहू लेस पट्टी लगाकर मोती टांगती है और गोद भराई में सादगी से रेडी होती है। वहीं अमीर बहू खूब मेकअप थोप कर 3 लाख की नेट वाला ड्रेस पहनती है। ओह माय गॉड, इस एक्सपेंसिव ड्रेस में मेरा बेबी बम्प अच्छा लग रहा है, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। लेट्स गो नताशा। नताशा को ड्रेस में जीने से नीचे आते देखकर पड़ोसने थू-थू करने लगती हैं। हाय हाय, तौबा तौबा, सुषमा बहन जरा देखना सुजाता की अमीर बहू तो शर्म लाज धोकर पी गई है, क्या पहन रखा है। देखो तो गोरी गोरी टांगे कैसे चमका रही है, न सर पर पल्लू है न पेट ढका है, इतना बड़ा पेट निकला हुआ, किसी की बुरी नजर का परछाव पड़ जाए तो। सारी पड़ोसन को इस कदर घूरते देखकर नताशा एम्बैरेस्ड हो जाती है। ओह गॉड, ये सारी की सारी आंटी मुझे ऐसे घूर रही हैं, आंखें फाड़ फाड़ कर, जैसे कभी ऐसी ड्रेस पहनी ही ना हो। तभी सैंडल पहने हुए उसका पैर लड़खड़ाता है और ड्रेस में फंसकर 2-4 जीने वो नीचे गिर जाती है। मम्मी, मेरा बच्चा। अभिषेक, मुझे दर्द हो रहा है बहुत। नताशा रो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नताशा तुम्हें क्या हो गया? आंखें खोलो, सब्र रखो, कुछ नहीं होगा। कुमकुम बहू, तू घर पर ठहर, तू खुद पेट से हम संभाल लेंगे। नहीं माँ जी, मैं नताशा को ऐसी हालत में छोड़कर यहाँ नहीं रह पाऊंगी। नताशा आंखें बंद मत करना, वरना बच्चे की धड़कन रुक जाएगी। पूरे रास्ते सर सहलाते हुए कुमकुम एक बड़ी बहन की तरह संभालते हुए अस्पताल लाती है, जहाँ सिजेरियन डिलीवरी होती है। मुबारक हो माता जी, बेटा हुआ है, मगर बच्चा बहुत कमजोर है। लगता है ये कुछ ज्यादा ही तंग कपड़े पहनती थी, इसलिए बच्चा पेट में दब गया था, इसीलिए उसका पूरी तरह विकास नहीं हो पाया। डॉक्टर साहब, हमारे लिए यही खुशी की बात है कि जच्चा और बच्चा ठीक है। पूरा परिवार नताशा के पास आता है, उसकी आंखों में पछतावा था। माँ जी, कुमकुम दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे गलत पहनावे के चलते मेरा बच्चा कमजोर पैदा हुआ है, मैंने आपकी गोद भराई भी खराब कर दी। नताशा, सब ठीक है, अब रो मत। तभी एकदम से आखिर कुमकुम को भी लेबर पेन होने लगता है और वो लक्ष्मी स्वरूप बेटी को जन्म देती है। अंत में अमीर बहू अपना पहनावा बदलकर संस्कारी बहू की तरह रहने लगती है और दोनों के बच्चों का धूमधाम से छठी नामकरण होता है, जिसमें नताशा गरीब बहू का बनाया ड्रेस पहनती है।
पुश्तैनी ससुराल में गंवार और मॉडर्न बहू का पहनावा। गांव की अपनी पुश्तैनी हवेली में रहने वाली शांति के 2 बेटे बहू थे और दोनों ही अलग शहर में रहा करते थे। शांति पिछले कई सालों से अपनी नौकरानी आशा के साथ पुश्तैनी हवेली में रह रही थी। ऐसे ही एक दिन अचानक से शांति की तबीयत खराब हो जाती है। वो बेड पकड़ लेती है और आशा घबराकर डॉक्टर को बुलाती है। उम्र के साथ अब इनकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब रहने लगी है। आप इनके घर वालों को बुला लीजिए, क्योंकि ये अब कितने दिनों तक जाएंगी मुझे नहीं पता। डॉक्टर की ये बात सुनकर आशा भी काफी डर जाती है और वो हॉल के लैंडलाइन से शांति के दोनों बेटे बहू को फोन करती है। बड़ी बहू, माँ जल्दी से गांव आ जाओ। तुम्हारी सास काफी बीमार है और उन्हें चिंता सता रही है कि उनकी पुश्तैनी हवेली कौन संभालेगा, क्योंकि तुम दोनों ही उनसे दूर हो। मैंने शोभा को भी फोन कर दिया है। हाँ काकी, हम सुबह तक किसी भी हाल में आते हैं। इस तरह आशा, शोभा और उमा को शांति की बीमारी के बारे में बताती है और सुबह होते ही शोभा और उमा अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव के पुश्तैनी घर पहुंचती हैं, जहां शांति अपने शाही कमरे में बिस्तर पर लेटी होती है। अच्छा हुआ जो मेरे मरने से पहले मेरे दोनों बच्चे अपने परिवार के साथ आ गए। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा है कि मरने से पहले मैं अपने दोनों पोतों की शादी देख लूं। माँ जी, हम तो अपने बेटे के लिए रिश्ता देख ही रहे थे। अब आपने कह दिया है तो मैं बिना कोई देरी करे जल्द से जल्द अपने बेटे की शादी करवा दूंगी। माँ, शादी कोई मजाक है क्या? मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाला, और ना ही मैं करने वाला हूँ। सूरज और अमित की बातें सुनकर उमा और शोभा दोनों ही अपने बेटों को कमरे से बाहर अलग अलग कोने में ले जाती हैं और उन्हें समझाती हैं। अरे बेटा, आज नहीं तो कल तुझे शादी करनी है। अगर तूने शादी नहीं की और उस अमित ने शादी कर ली तो जानता है तेरी दादी सास हमारा ये पुश्तैनी घर और सारी प्रॉपर्टी उस अमित और उसकी बीवी के नाम कर देंगी। अरे नालायक, शहर में भी हम गरीबों वाली ही जिंदगी जी रहे हैं। तू क्या चाहता है कि आने वाली जिंदगी में भी हम गरीबी में काट दें? तेरी दादी ये पुश्तैनी घर हम दोनों बहुओं में से किसी को नहीं देना चाहती। अगर अपने पोते की बहू को देना चाहती है तो इसमें हमारा ही फायदा होगा। बुढ़िया मरे उससे पहले शादी कर ले। शोभा और उमा दोनों ही अपने बेटे को काफी समझाती हैं और दोनों भाई इस शादी के लिए हाँ कर देते हैं। अब कुछ दिन बाद बिना समय गवाए उमा और शोभा अपने बेटों के लिए रिश्ता देखना शुरू कर देती हैं और जल्दबाजी में जहां उमा अपने बेटे की शादी गांव की एक गवार लड़की से करती है, तो वहीं शोभा अपने बेटे की शादी शहर की एक मॉडर्न लड़की से। और शादी करके जब दोनों बहुएं अपने ससुराल आती हैं और गृह प्रवेश करवाकर दोनों को शाही हॉल में बैठाती हैं और दोनों की मुंह दिखाई होती है, जहां गांव की औरतें दोनों की बहुओं की एक एक करके मुंह दिखाई कर रही थी और गिफ्ट दे रही थी। वहीं दोनों सास अपनी बेटियों के साथ खड़ी होकर कानाफूसी कर रही थी। गांव की गवार बहू घूंघट में और शहर की मॉडर्न बहू बिना घूंघट के होती है, जिसे देख काजल अपनी माँ के कान में कहती है, माँ, तुमने भैया की शादी किस गंवार से कर दी? अभी के समय में भला कौन घूंघट करके अपने ससुराल आता है? अरे तेरी दादी कुछ दिनों की मेहमान है, क्या फर्क पड़ता है गांव की बहू है या शहर की? और रही घूंघट की बात, तो इसका घूंघट हम हटवा देंगे। तो वहीं वहां आई औरतें एक दूसरे से कानाफूसी करते हुए हंसते हुए बात कर रही थी। बहन, वैसे तो ये दोनों अपने पुश्तैनी घर में और अपनी सास को कभी देखने नहीं आती, पर जब पता चला कि सास मरने वाली है और उसकी आखिरी इच्छा अपने पोतों की शादी देखना है, तो बिना सोचे समझे जल्दबाजी में इन दोनों ने यहाँ कर अपने बेटों की शादी भी करवा दी। अब जहाँ एक तरफ गंवार बहू है तो वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न बहू। देखते हैं पुश्तैनी हवेली किसके नाम होती है। अरे बहन, तुम तो जानती हो ना शांति काकी कितनी रईस है। मुझे तो नहीं लगता कि वो इस गरीब गंवार को कुछ देंगे। एक बार इस गंवार के कपड़े देखो और उस मॉडर्न के कपड़े देखो। वो तो वक्त ही बताएगा बहन। जहां शादी के बाद उमा अपनी बहू को देखकर परेशान थी, तो वहीं घर आए पड़ोसी भी शर्त लगाते हैं कि कौन शांति का दिल जीतेगी, और शोभा को अपनी बहू पर काफी गुरूर होता है। देख रही है करिश्मा, तेरी भाभी कितनी मॉडर्न है, उसे कपड़े पहनने का सेंस है। और माँ जी को तो ऐसी ही लड़कियां चाहिए जो हर वक्त टिप टॉप बनी रहें। लगनी चाहिए कि नई नई शादी हुई है, तेरी भाभी इस बुढ़िया का दिल जीतेगी। माँ, भाभी दादी का दिल तो तब जीतेंगी ना जब वो साड़ी पहनेंगी। भूल गई, मेरी भाभी मॉडर्न है, कहीं वो शॉर्ट्स ना पहनकर चली जाएं। ऐसा नहीं होगा, मेहमानों को जाने दे, उसके बाद मैं अकेले में बहू से बात करूंगी। कुछ ही देर में सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और दोनों बहुएं भी अपने कमरे में जाती हैं।
कुछ ही देर में उमा और शोभा अपनी बेटियों के साथ अपनी अपनी बहू के पास जाती हैं, जो कि कमरे में बैठी थी, और सारी बात उन्हें बताती हैं। बहू, मैं जानती हूँ तुम गरीब घर से आई हो, इसलिए तुम्हारे पास महंगे कपड़े नहीं होंगे, पर तुम्हारी दादी सास को ऐसी बहू पसंद है जो शादी के बाद हैवी साड़ी पहने और हर समय बन ठन के रहे, और एक घूंघट करने की जरूरत नहीं है। हमारी सास ने तो हमसे कभी घूंघट नहीं करवाया, तुमसे क्या ही करवाएंगी। तुम्हें अब दादी सास का दिल जीतना है, ताकि वो मरने से पहले ये पुश्तैनी घर तुम्हारे नाम कर जाएं। और एक बार ये पुश्तैनी घर तुम्हारे नाम हो जाएगा ना, तो हम लोग यहीं रहेंगे। वैसे भी तुम तो गांव की हो, तुम्हें तो गांव की मिट्टी ही से प्यार होगा। अगर गांव में रहना है हमेशा, तो दादी जी का दिल जीतना होगा। वहीं शोभा सिमरन को बैठा कर समझा रही थी। माँ जी फिक्र नॉट, मैं सब समझ गई हूँ। मैं अपने साथ ड्रेसेस के साथ कुछ डिजाइनर साड़ियाँ भी लेकर आई हूँ। अब आप कल देखना मैं कितनी हैवी साड़ी पहनूंगी। सिमरन की बातों से शोभा काफी खुश होती है। अब अगली सुबह दोनों बहू तैयार होकर लिविंग हॉल में बैठकर चाय पी रहे अपने पूरे परिवार के पास आती हैं। जहां सिमरन ने डबल चुन्नी वाली डिजाइनर साड़ी पहनी थी, तो वहीं कविता ने चमकदार साड़ी पहनी होती है और घूंघट कर रखा होता है। ये देखो माँ, फिर से बड़ी भाभी अपने गंवार अवतार में आ गई हैं। उनके सामने तो मेरी भाभी लाख गुना अच्छी लग रही है। जेठानी जी, जरा बच कर, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी बहू हमारी सास का दिल जीत पाएगी। ऐसा ना हो कि वो माँ जी को गुस्सा ही दिला दे। मेरी बहू भी कोई कम नहीं है। आज उसने साधारण कपड़े पहने, पर मैं अपनी बहू के लिए तुम्हारी बहू से भी महंगी और हैवी साड़ी लेकर आऊंगी। फिर देखना कैसे वो भी टिप टॉप बनकर रहती है तेरी मॉडर्न बहू की तरह। तभी आशा आती है। बहू, किसी का पहनावा देखकर पहले ही फैसला करना सही नहीं है। बहू, तुम दोनों की आज पहली रसोई है। जल्दी से पहली रसोई का खाना लेकर ऊपर दादी जी के कमरे में आना, क्योंकि जब तक वो अपना फैसला नहीं सुना देंगी तुम्हें ही उनका ख्याल रखना है, और तुम्हें जो पूछना हो मुझसे पूछना। अब दोनों बहुएं अपनी पहली रसोई के लिए रसोई में जाती हैं और खाना बनाना शुरू कर देती हैं। पर भारी साड़ी, लंबा पल्लू और दूसरे कंधे पर चुन्नी होने की वजह से सिमरन को खाना बनाने में काफी परेशानी होती है। सब्जी काटते हुए वो कभी अपना पल्लू ठीक करती तो कभी चुन्नी, जिस वजह से उसको खाना बनाने में समय लगता है। तो वहीं सिर पर पल्लू होने के बाद भी बड़े ही आराम से कविता दूसरे किचन में सारे बर्तन साफ करती है, खाना बनाती है और फिर अच्छे से रसोई की सफाई भी कर देती है। और एक छोटे से बर्तन में अपनी दादी सास के लिए सूप और हलवा पूरी सब्जी लेकर उनके कमरे में जाती है, जहां वो बैठी थी। दादी जी, आपका खाना और ये सूप। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत बूढ़ी हैं, इसीलिए मैं उन्हें रोज अपने हाथों का ये स्पेशल सूप पिलाती थी। इसे पीने से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वो सब तो ठीक है बहू, पर तुम्हारी अभी नई नई शादी हुई है और पहले ही दिन तुमने इतने साधारण कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे पुश्तैनी घर की बहू कितनी हैवी डिजाइनर कपड़े पहन कर रहती हैं? तभी सिमरन आती है खाना लेकर। दादी जी, अब जो गरीब है, गांव में पला बड़ा है, उसे क्या ही पता होगा पुश्तैनी लोगों के बारे में। आप उनका खाना रहने दीजिए, आप मेरे हाथों का मलाई कोफ्ता खाकर देखिए। आशा काकी, मैंने जो खाना बनाया है वो दादी जी को खिला दो। देख रही है बहू, कुछ सीख अपनी देवरानी से। दादी जी, कपड़ों में क्या रखा है? इंसान की नीयत और अच्छाई देखनी चाहिए। इतना बोल कविता अपने हाथों से अपनी दादी सास को सूप पिलाती है, जिसके बाद सिमरन का खाना आशा दादी सास को खिलाती है। शांति दोनों ही बहू का अपने प्रति व्यवहार देखती है, तो वहीं कमरे के बाहर खड़ी शांति की दोनों बहुएं सब देख और सुन रही होती हैं। देख लिया जेठानी जी, माँ जी ने मेरी बहू की तारीफ करी। मेरी बहू ही माँ जी का दिल जीतेगी और ये पुश्तैनी घर हमारे नाम होगा। मेरी बहू का जवाब नहीं सुना क्या तुमने? और वैसे भी मेरी बहू गांव की गंवार है, मैं नहीं। मैं उसके लिए कपड़े लेकर आऊंगी। देखना कल तुम कैसे मेरी बहू तुम्हारी बहू को टक्कर देगी। इतना बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं। कुछ ही देर में सिमरन अपने कमरे में जाती है और हैवी साड़ी को खोल मैक्सी पहनकर कमरे में आराम करती है। तो वहीं कविता दादी सास को खाना खिलाकर आधे घंटे बाद वापस उनकी दवाई लेने आती है और उनके पैरों की मालिश करके अपने कमरे में आराम करने जाती है, जहां उसकी सास अपनी बेटी के साथ कुछ महंगे कपड़े लेकर आती है। बहू, अगर ऐसे ही कपड़े पहनकर तुम अपनी दादी सास के सामने गई ना, तो अगली बार से वो तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखेंगी। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ डिजाइनर महंगे सूट और साड़ियाँ लेकर आई हूँ, कल से तुम इन्हें ही पहनना। माँ, ये सारे सूट तो काफी अच्छे लग रहे हैं। कविता, मना मत करना, तुम्हारी इन साधारण साड़ी से तो ये साड़ी और सूट काफी अच्छे हैं।
इतना बोल उमा अपनी बेटी के साथ वहां से चली जाती है और अगले दिन सास का लाया सूट पहन कर आती है। तो वहीं आज सिमरन हैवी अनारकली सूट और दुपट्टा डालती है और साथ में भारी गहने भी पहनती है। कुछ ही देर में शांति अपने पूरे परिवार को डाइनिंग टेबल पर बुलाती है। वो खुद व्हील चेयर पर होती है और बाकी सब कुर्सियों पर। और जब पूरा परिवार एक साथ खाना खा रहा होता है तो सिमरन बहू, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम बिल्कुल वैसे ही तैयार रहती हो, वैसे ही कपड़े पहनती हो जैसा नई बहू को पहनना चाहिए। पर कविता बहू, तुम मुझे बहुत ही निराश कर रही हो। इसीलिए कल से तुम दोनों ही बिना घूंघट के हैवी साड़ी और पूरे गहने पहनकर घर में रहोगी और घर के काम भी करोगी। उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगी। माँ, ऐसा करना जरूरी है क्या? अगर मेरी बहू को सिंपल कपड़े पसंद है तो उसे वैसे ही पहनने दीजिए। वैसे भी अब जमाना बदल गया है। बेटा, जमाना बदल गया है, हम नहीं। आज भी हमारा घर पुश्तैनी है। लोग हमारी बातें करते हैं और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिले। बाहर के लोग बहू के ऐसे कपड़े देखेंगे तो क्या कहेंगे? भैया, लगता है माँ सही कह रही हैं। आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए। दादी जी, अगर आप चाहती हैं कि आपकी इज्जत बनी रहे तो मैं जरूर आपकी बात मानूंगी। चलिए अब आप खाना खा लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा देर आराम करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। मैंने आशा काकी से पूछा है, डॉक्टर ने आपका डाइट चार्ट दिया है। अब से मैं आपका ख्याल उसी के अनुसार रखूंगी। इतना बोलकर एक बार फिर कविता अपने हाथों से शांति को खाना खिलाती है और उसके मुंह से थोड़ा खाना निकल जाता है, जिसे कविता नैपकिन से साफ करती है। और ये सब देखकर सिमरन को घिन आती है। दादी जी, आराम से खाइए ना, आपने तो मुंह का सारा खाना गिरा दिया। आशा काकी, आप मेरा खाना दादी जी को खिला देना। एक्चुअली इन्हें ऐसे खाता देखकर मेरा मन खट्टा हो गया और ये गहने भी मुझे बहुत चुभ रहे हैं। मैं थोड़ा आराम करके आती हूँ। पर बहू, तुम जब से घर में आई हो एक दिन भी तुमने अपनी दादी सास का ख्याल नहीं रखा। तुम्हारा काम मैं ही कर रही हूँ। तो क्या हो गया आशा, तुम्हें हमने रखा ही इसलिए है। अपने काम से काम चोरी मत करो। शोभा की बातें सुनकर आशा चुप हो जाती है और कविता को खाना खिलाने के बाद आशा सिमरन के हाथों का बना खाना शांति को खिलाती है। खाने में काफी मिर्च होती है, जिस वजह से शांति खाना नहीं खा पाती। आशा, रहने दे, मैं ये खाना नहीं खा पाऊंगी। बहू ने आज खाने में बहुत मिर्ची डाली है। तुम मुझे बड़ी बहू का ही खाना खिला दो। शांति को सिमरन का हाथ का खाना पसंद नहीं आता और वो पेट भर के कविता के हाथ का खाना खाती है। वहीं सब भी खाना खाते हैं और ये देखकर एक बार फिर मौका देख एक दूसरे के पास बैठी उमा और शोभा एक दूसरे को घमंड दिखाती हैं। माँ जी का दिल तो मेरी ही बहू जीतेगी। देखा मेरी बहू के हाथ का खाना माँ जी को कितना पसंद आया। माँ, भाभी बनाती ही इतना अच्छा खाना है। मेरी भाभी भी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। दादी बूढ़ी हो चुकी है इसलिए वो चटपटा खाना खा नहीं सकती। चलो माँ, कल इन्हें पता चल जाएगा कि दादी को कौन ज्यादा पसंद है। इतना बोलकर वो दोनों माँ बेटी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। अगले दिन शांति के कहने पर कविता हैवी साड़ी और सारे गहने पहनती है, साथ में सिर पर पल्लू भी रखती है। तो वहीं सिमरन भी हमेशा की तरह आज तैयार होती है और शांति उन दोनों को ही अपना पुश्तैनी घर साफ करने का काम देती है। ये हमारा पुश्तैनी घर है। जब मैं इस घर में शादी करके आई थी तो तुमसे भी भारी गहने और साड़ी पहनकर घर की सफाई करती थी। तो आज मैं देखना चाहती हूँ मेरे जाने के बाद कौन मेरे पुश्तैनी घर के काबिल है। शांति के कहते ही कविता ऊपर जाती है और सभी कमरों में जाकर पहले झाड़ू लगाती है, बेडशीट बदलती है, कमरे की सेटिंग करती है। उसके बाद सीढ़ियों की सफाई करती है और नीचे हॉल में जाकर अच्छे से हॉल की सफाई करती है। उसके बाद रसोई में जाकर सभी घर वालों के लिए खाना बनाती है। तो वहीं सिमरन एक कमरे की सफाई करके ही थक जाती है और घर के बाहर गार्डन में बैठी शांति के पास जाकर उससे कहती है, दादी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं तो हमेशा ही पुश्तैनी बहू की तरह बनकर रहती हूँ, जबकि मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ और ये गांव की गंवार। क्या मैं कुछ देर अपनी मॉडर्न साड़ी पहन लूं ताकि आराम से सारे काम कर सकूं? पर बहू, यही तो तुम्हारी परीक्षा है। कोई बात नहीं बहू, तुम्हें जो आरामदायक कपड़े लगे तुम वो पहन लो। दादी जी, आप बहुत अच्छी हैं। आपके इस जवाब से मुझे पता चल चुका है कि आप दीदी से ज्यादा मुझे प्यार करती हैं। सिमरन बहाने बनाकर अपने कमरे में जाती है और मॉडर्न साड़ी पहनकर काम न करके अपनी सहेली को घर दिखाती है। वहीं कविता अभी अपनी दादी सास के कहे अनुसार घर के काम कर रही होती है। तभी अमित आता है। अरे, तुम यहाँ फोन पर लगी हो? भाभी अकेले पूरे पुश्तैनी घर की साफ सफाई कर रही हैं। अगर उन्होंने दादी जी का दिल जीत लिया ना तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा।
फिक्र मत करो, मैंने पहले ही दादी जी का दिल जीत लिया है, उनके कहने पर ही मैंने ये कपड़े पहने हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी माँ को बता कर आता हूँ। अमित जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है, जिसके बाद शोभा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब जहां सिमरन सुबह टी शर्ट पैंट में रहती तो दोपहर में वो वन पीस में, तो वहीं कविता कभी सूट कभी साड़ी और सिर पर पल्लू रखकर न सिर्फ अपनी दादी सास का बल्कि आशा का भी ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन सूट पहने कविता। काकी क्या हुआ, आज घुटने में ज्यादा दर्द है क्या? घुटने पकड़ कर चल रही हो? आप नीचे मेरे कमरे में आराम करो, मैं अभी आपके पैरों की मालिश कर देती हूँ, फिर दादी जी की तरह आपके भी शरीर का दर्द गायब हो जाएगा। अरे नहीं बहू, सामने ही तेरी दादी सास का कमरा है, मैं तो खाली समय में उन्हीं के पास बैठी रहती हूँ। जब वो शादी करके आई थी तब मुझे उनकी सेवा में रखा गया था और तब से मैं ही उनका ख्याल रख रही हूँ। मैं तो इस घर की सेविका हूँ और मैं तुझसे सेवा कराऊंगी। नहीं बहू, इस उम्र में अगर मेरी नौकरी चली गई तो मेरे बहू बेटे भी नहीं है मुझे संभालने के लिए। मैं हूं ना आपकी बहू, जैसे मैं दादी जी का ख्याल रखती हूँ आपका भी रखूंगी। खाली समय में आपको दादी जी के साथ बैठना पसंद है ना, तो आप उनके कमरे में बैठो, मैं अभी तेल लेकर आती हूँ और दोनों के पैरों की मालिश कर देती हूँ। इतना बोलकर कविता हाथ पकड़कर आशा को शांति के कमरे तक ले जाती है और खुद रसोई से तेल लेकर शांति के कमरे में आती है और दोनों के पैरों की मालिश करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जब पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा था, मेरी तबीयत क्या खराब हुई, तुम सब दौड़ते हुए यहाँ आ गए, इसीलिए अब मैंने फैसला ले लिया है कि ये पुश्तैनी हवेली किसको दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, जल्दी अपना फैसला सबको सुनाएं। आखिर मेरी बहू ने आपकी सेवा जो करी है। सही कहा बेटा तूने, मेरी बहू ने मुझे खुश करने के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं फैसला कल सुनाऊंगी। तेरी लापरवाही के चलते तेरी देवरानी ने माँ जी का दिल जीत लिया। अब माँ जी कल सभी गांव वालों के सामने इस शहरी मॉडल को ये पुश्तैनी घर दे देंगी और हम बस देखते रह जाएंगे। पर माँ जी, मैंने जो किया दिल से किया, ना कि ये पुश्तैनी घर पाने के लिए किया, इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि दादी जी किसको पुश्तैनी घर देंगी। पर तुम्हारी वजह से हमारे हाथों से तो सब चला गया ना। कविता का पूरा परिवार उससे नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। शांति ये सब कुछ देखती है और अगले दिन अपने दरबार में पूरे गांव को जमा करती है और खुद अपनी कुर्सी पर बैठती है जहां दोनों बहुओं ने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। बहनों, लगता है बुढ़िया के पास दिन बहुत कम है। उसने फैसला ले लिया है कि अपना पुश्तैनी हवेली किसे देगी। जैसे ये गंवार दिखती है, मुझे तो नहीं लगता कि शांति बहन किसी गंवार के हाथों में अपना पुश्तैनी घर सौंपने वाली। हो ना हो, शहरी मॉडर्न बहू ने ही बुढ़िया का दिल जीता है। जीतना तो था ही, इसे मॉडर्न होने के बाद भी उसने पुश्तैनी बहू की तरह हर टाइम डिजाइनर साड़ी, सूट, गहने से जो लदी रहती थी। मैंने आप सबको इसलिए बुलाया है क्योंकि जब मेरा परिवार यहाँ नहीं था तो आप सब मेरे परिवार थे। वैसे तो मेरी मॉडर्न पोता बहू ने गांव में आकर सूट साड़ी पहना मुझे खुश करने के लिए, पर मेरी गंवार पोत बहू ने मुझे खुश करने के लिए या पुश्तैनी घर पाने के लिए कुछ नहीं किया। उसने जो किया दिल से किया। भले ही वो गांव की गंवार है, सिंपल रहना पसंद करती है, पर वो काफी समझदार है और मुझे अपनी गंवार बहू का ना सिर्फ बताओ अच्छा लगा बल्कि उसकी सादगी ने बताया कि उसके अंदर लालच नहीं है। और मैं अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी ऐसे ही बहू को देना चाहती थी जिसमें लालच ना हो, इसलिए मैं अपना पुश्तैनी घर अपनी गंवार बहू को दे रही हूँ। जब सभी को ये पता चलता है कि शांति ने पुश्तैनी घर प्रॉपर्टी सब कुछ उस गंवार कविता को देने का फैसला किया है तो सब हैरान हो जाते हैं। माँ, हमारा पुश्तैनी घर तुम किसी गंवार के हाथ में कैसे दे सकती हो? ये तो 2 दिन में ही सब गंवा देगी। दादी जी, आप जानती भी हैं, आपको खुश करने के लिए मैंने अपने मॉडर्न कपड़े ना पहनकर वो महंगे डिजाइनर हैवी कपड़े, सूट, साड़ी पहने और आपने सब कुछ गंवार को दे दिया। दादी जी, पर मुझे कुछ नहीं चाहिए और वैसे भी ये तो सबके साथ गलत होगा। हम एक परिवार हैं और सबको एक बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। मैं किसी और का हिस्सा नहीं ले सकती। इस पुश्तैनी घर पर हम सबका बराबर का हक है। देखा आप सबने, अब पता चला मैंने क्यों पुश्तैनी घर अपनी गंवार बहू को देने का फैसला किया था। तुम सब लालची हो सिवाय कविता बहू के। सब कुछ मिलने के बाद भी वो तुम लोगों के बारे में सोच रही है और तुम लोग सिर्फ अपने बारे में।
काकी, मरने से पहले तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। इंसान को इंसान के पहनावे से नहीं पहचाना चाहिए। किसने बोला कि मैं मरने वाली हूँ? अरे अभी मैं और 10 साल जीऊंगी। कविता बहू ने मेरी इतनी सेवा करी कि मेरे अंदर जीने की इच्छा भी पैदा हो गई और मैं और मजबूत हो चुकी हूँ। अब तो मैं अपने पोते के बच्चे देखूंगी और फिर मुझे अपनी बहुओं को भी तो सुधारना है। सीख लो तुम दोनों कुछ कविता बहू से। उमा बहू, जल्दबाजी में तूने पहली बार सही फैसला लिया कविता को अपनी बहू बनाकर। पहले तो मैं बड़ी नाराज थी कविता बहू से, पर बाद में कविता बहू ने मेरा दिल जीत लिया। शांति के फैसले से उमा और उसका पूरा परिवार काफी खुश होता है और उमा को अपनी बहू पर गर्व होता है। तो वहीं ये सब देखकर शोभा और उसके परिवार का मुंह बन जाता है और न चाहते हुए भी अब पूरे परिवार को गांव में अपने उस पुश्तैनी घर में ही रहना पड़ता है। और कविता के कहने पर शांति सबके नाम एक बराबर प्रॉपर्टी करती है और उसकी मालकिन कविता को बनाती है।